नमस्ते बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार अर्धवर्ष की परीक्षा में आने वाले कविताओं में से किरणों का खेल कविता का विश्लेषण करेंगे। कविता को शुरू करने से पहले कवि के बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण जी थे। उनके पिता भी एक राम भक्त और सुकवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी 1952 से लेकर 1964 इंक तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने एक बार उनकी बजट भाषण कविता में ही दिया था। सन 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती के लिए महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। उनकी लिखी कुछ काव्य ग्रंथ के नाम पंचवटी, किसान, यशोधरा, द्वापर आदि है। सकेत उनकी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। सन 1964 में गुप्त जी का देहावसान हुआ। ये थी उनकी संक्षिप्त जानकारी और थोड़ी बहुत जानकारी मैं अपनी ओर से देता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त जी को खरीबोली भाषा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। उनके जन्म दिवस 3 अगस्त को कवि दिवस के हिसाब से माना जाता है। सन 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। ये थी कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ये कविता किरणों का खेल पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। ये कविता प्रकृति विषय कविता है। इसमें प्रकृति के कार्यकलाप एवं सौंदर्य का बड़ा बारीकी से चित्रण हुआ है। प्रकृति जो स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, अपने संसाधनों अवयवों के माध्यम से हमेशा खुशियां बांटती है। किरणों का खेल राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता, जिस कविता में पंचवटी नामक वन का सुंदर विश्लेषण किया गया है। पंचवटी जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास हुआ था, वनवास के लिए जहाँ पर रहना पड़ा था, उसमें रात की सौंदर्य को बहुत अच्छी तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। कविता को शुरू करने से पहले कविता के भीतर मिले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। स्वच्छ मतलब अच्छा, साफ। अवनि मतलब धरती। अंबर मतलब आसमान। पुलक मतलब खुशी या प्रसन्नता प्रकट करना। प्रगट मतलब प्रकट करना। त्रिनो मतलब घास, घास जिसे कहते हैं हम लोग। हरित मतलब हरा। झूम रहा, झूम मतलब हिलना। निस्तब्ध मतलब शांत। निशा मतलब रात। स्वच्छंद आज़ादी, मुक्त। सुमंत धीमी धीमी। निरानंद मतलब अप्रसन्न होना, आनंद ना होना जिसे कहते हैं। नियति नटी, इधर में प्रकृति को बताया गया है। प्रकृति, नियति, नटी, उनके नटी का मतलब होता है नृत्य करती है जो नर्तकी। एकांत मतलब अकेले। मोती, इधर में मोती का जैसे हम लोगों को पर्ल कहते हैं इंग्लिश में पर्ल, इधर में मोती किसी और भाव को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लगाया है। मैं जब इसका विश्लेषण करूंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा।
रवि का मतलब सूर्य को कहा जाता है, रवि को। विरामदायिनी मतलब विश्राम करना। श्याम मतलब अंधेरा, श्यामला, कृष्ण का और एक नाम श्याम होता है, इधर में अंधेरा का बताया गया है। तनु मतलब शरीर होता है। झलकता मतलब चमकता। ये थे कुछ कठिन शब्द के अर्थ। और भी अगर कोई कठिन शब्द आपको मिले तो मुझे कमेंट में बता देना। तो कविता को शुरू करते हैं। किरणों का खेल, किरणों का क्रिया करना। तो चारू चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इधर में कवि कहते हैं सुंदर चंद्रमा के चंचल किरणें जल और थल दोनों जगह पर क्रिया कर रहे थे, दोनों स्थानों पर क्रिया कर रही थी। पृथ्वी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। फिर कभी कहते हैं स्वच्छ चांदनी मतलब साफ अच्छा चांदनी बिछी हुई थी प्रकृति पृथ्वी और अंबर तल में। इधर में कभी अगर इसको थोड़े विस्तार से हम लोग बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी साफ चांदनी फैली हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोई सफ़ेद चादर, किसी ने कोई सफ़ेद चादर पृथ्वी और धरती और आसमान को ढक दिया है। कोई सफ़ेद चादर ऐसा गिरा हुआ है जिसे पृथ्वी और आसमान ढक गया हो, ऐसा भी कह सकते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौके से। पुलक का मतलब मैंने पहले बताया प्रसन्नता या खुशी। तो अपनी खुशी कौन करता है? अपनी खुशी प्रकट मतलब प्रकट करना, करती है धरती। धरती अपनी खुशी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही थी हरित तृणों के नोकों से। हरित तृणों मतलब हरे हरे घासों के ऊपर के हिस्से से वो अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही थी। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मान लो कि ऐसा हो रहा था कि प्रकृति अपनी प्रसन्नता घासों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से प्रसन्नता प्रकट कर रही थी। कैसे? जब वो मंद में धीमी धीमी हवाओं के साथ झूम रहे थे, तब वो उसके माध्यम से पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही थी। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या ही कहा जाए कि कितनी साफ चांदनी है ये। जैसे पूर्णमासी के दिन हम लोग देखते हैं कि चांद पूरी तरह से उगता है और उसकी रोशनी जब धरती पे गिरता है तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। वही इधर में बताया गया है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कितना ही साफ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। और क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मतलब शांत है, निशा मतलब रात। रात कितना ही शांत है। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वो निरानंद है कौन दिशा। हे स्वच्छंद आज़ादी की वो मुक्त धीमी धीमी खुशबू, गंध वो जो पुष्पों से धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। निरानंद है कौन दिशा। कौन सी ऐसी दिशा है जो अप्रसन्न हो, जिसमें आनंद ना हो। ऐसी कोई दशो दिशा है। खुशी अपनी खुशी बता रही थी, अपनी खुशी जता रही थी इन हवाओं के साथ। जो धीमी धीमी हवा चल रही थी, उस हवाओं के साथ वो अपनी खुशी बयां कर रहे थे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कभी भी पृथ्वी जो ईश्वर प्रदत्त है, उसका कार्यकलाप कभी भी बंद नहीं होते हैं। वो ना कभी हारता है ना कभी थकता है। वो हर वक्त अपना काम करता रहता है। तो बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। इधर में प्रकृति रूपी नर्तकी की बात कहा गया है, जिसका कार्यकलाप कभी भी बंद नहीं होता है। बंद नहीं होते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। प्रकृति के कार्यकलाप कभी भी बंद नहीं होता है। हम लोग कभी भी थक कर अपना कार्य करना बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी अपना कार्यकलाप बंद नहीं करता है। सूरज अपने समय के अनुसार समय के अनुकूल उगता है और समय के अनुकूल डूबता भी है। पेड़ पौधे भी अपने समय के अनुसार ही उगता है। उसी तरह से हे बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब होता है धरती। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। मोती इधर में ओस की बूंद है, जो मैंने पहले बताया था कि विश्लेषण के समय मैं बताऊंगा। इधर में ओस की बूंद के सदृश में मोती को कहा गया है। ये ओस की बूंद मतलब फॉग, कुआसा जिसे कहते हैं हम लोग, कुआसा गिरी हुई थी। तो रात में ज़्यादातर
कुआसा गिरा होता है हर एक पेड़ पौधों के ऊपर ठंडे के मौसम में, वो बता रहा है कि है बिखेर देती वसंतता धरती, हर किसी के पत्ते के ऊपर ओस की बूंदें बिखेर देती हैं, मतलब मोती सबके सोने पर, सब जो सो जाता है तब उसमें थोड़ा बहुत कुआसा बिखेर देती है। रबी बटोर लेता है उनको, और रबी उन सभी चीज़ों को बटोर लेता है। सदा सवेरा होने पर, जब सुबह हो जाता है तो सूर्य क्या करता है, इन सभी ओस की बूंदे को इकट्ठा कर अपने पास ले लेता है, मतलब अपने वो उसको क्या बोलते हैं, उसको चूस लेना, उसको वो ले लेता है, सभी को समेट के एक साथ ले लेता है। और विरामदायिनी अपनी, विराम का मतलब विश्राम होता है, और विरामदायिनी जब सूर्य विश्राम लेता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और ये सूचना, ये आगमन, रात के आगमन की सूचना संध्या को दे जाता है कि अभी थोड़े देर बाद रात होने वाला है। ये बोल के जाता है शाम, शून्य शाम तनु जिससे, और शून्य शाम शांत रात हैं, अंधेरा, शांति वाला अंधेरा रात की शरीर, जिससे उसका नया रूप झलकता है, आसमान का स्वरूप शामल हो जाता है, अंधेरों से ढक जाता है, जिससे उसका नया रूप चमकता है, जिससे उसका और एक नया रंग रूप हम लोग को दिखाई देता है दूसरे दिन रात को। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति के कार्यकलाप का वर्णन करते हैं। प्रकृति जैसे कभी भी हारने का भय नहीं होता उसमें, वो अपने समय के अनुसार हर एक कार्य करता है। उसी तरह से हम लोग अगर हर एक कार्य को समय के अनुसार, दिए हुए समय के अंदर करते हैं तो हम लोग का जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगर इस कविता में किसी जगह पे, कोई भी जगह पे आपको लोगों को किसी तरह का दिक्कत होता है, कठिनाई होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और इस कविता से के जितने भी प्रश्न उत्तर है अनुशीलन के, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिए हैं। उनको अच्छी तरह से पढ़ना। किसी जगह से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना या मैसेज करके बताना। धन्यवाद। आज के लिए इतना है।